स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में जो कई परिवारों, कई गांवों, कई शहरों के लिए एक मुसीबत का सबब बना हुआ है। आप सभी ने बिहार और असम में आई हुई बाढ़ की समस्या के बारे में सुना जरूर होगा। आज हम बिहार और असम में आई हुई बाढ़ की समस्या के साथ साथ उसके समाधान के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक नज़र न्यूज की सुर्खियों पे। Now, the flood situation in Assam has improved slightly, but nearly 20 lakh people are affected. The death toll has crossed 100, while over 42,000 people are stationed in relief camps. यदि भारत बिहार और असम में वार्षिक बाढ़ पर कार्रवाई शुरू करता है तो यही सच्चा राष्ट्रवाद होगा। भारत में बाढ़ की कहानी, यह एक वार्षिक मामला है। हर साल बाढ़ आती है, तबाही लाती है, राहतें आती है, सांत्वना लाती है, कुछ नहीं बदलता है। पानी भरता है, महीनों तक लोग डूबे रहते हैं, जिंदगी यूं ही निकलती रहती है और जिंदगी की तबाही होती रहती है। आज़ादी के बाद के भारत में बाढ़ की कहानी का शीर्षक अच्छी तरह से हो सकता है। यह राजनीतिक और नीतिगत अक्षमताओं की एक आवर्ती कहानी है। जनता का ध्यान आकर्षित करना, नीति निर्धारकों का डिस्लेक्सिया और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से इच्छा शक्ति की कमी साल दर साल यूं ही चलती आ रही है। हम असम या बिहार में बाढ़ के कारण होने वाली वार्षिक तबाही और विनाश को मानव नियंत्रण से परे प्राकृतिक आपदा मानते आए हैं और आपने ऐसा कई लोगों को कहते भी सुना होगा। और हम इनका जवाब वैसे ही देते हैं जैसे हम भूकंप की तरह अचानक अप्रत्याशित तबाही का जवाब देते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बाढ़ कोई दुर्घटना नहीं है। अनियमित अंतराल पर बाढ़ ब्रह्मपुत्र घाटी और हिमालय के तराई क्षेत्र में एक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। नेपाल की पहाड़ियों से उत्तर बिहार तक आने वाली नदियों की भीड़ और तिब्बत से आने वाली शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र इन क्षेत्रों में जीवनदायी जल और मिट्टी लाते हैं। बारिश अलग अलग होती है, इसलिए बाढ़ के माध्यम से पानी की अत्यधिक रिहाई एक सामान्य घटना है जो सदियों से परिचित है। जबकि बाढ़ प्राकृतिक है, बाढ़ से विनाश एक प्राकृतिक घटना नहीं है। यह ज्यादातर मानव हस्तक्षेप का उत्पाद है जिसे हम विकास कहते हैं, जो अक्सर दोषपूर्ण परिणाम लाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई, नदी के किनारे और बाढ़ क्षेत्र में मानव आवास का निर्माण, वेटलैंड्स पर अतिक्रमण, बदली हुई फसल का पैटर्न और विडंबना यह है कि बाढ़ नियंत्रण के जल्द प्रयास बड़े पैमाने पर तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों और विद्वानों ने मौजूदा नीतिगत प्रतिमान की विफलता पर बार बार हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उदाहरण के लिए बिहार को ही ले लें। एक इंजीनियर और हाइड्रोलॉजिस्ट दिनेश कुमार मिश्रा और उनके एनजीओ बाढ़ मुक्ति अभियान ने सालों से कोसी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए तटबंधों के निर्माण पर ध्यान आकर्षित किया है। आज़ादी के बाद से बिहार में तटबंधों की लंबाई 20 गुना से अधिक हो गई है। बाढ़ में कमी से दूर इस अवधि में वास्तव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। मिश्रा कहते हैं कि हमें बाढ़ के साथ जीना सीखना होगा। असम में भी भूविज्ञानी दुलाल सिंह गोस्वामी और पर्यावरण एक्सपर्ट पार्थ जे दास ने चेतावनी दी है कि तटबंध या ड्रेजिंग जैसे इंजीनियरिंग समाधान लंबे समय तक अपनी प्रभावकारिता समाप्त कर चुके हैं। इस समाधान की सीमाएं आजादी के समय स्पष्ट थी। यह एक घोटाला है कि हम अभी भी इस बहिष्कृत और प्रति उत्पादक दृष्टिकोण के साथ रहते हैं। प्रोफेसर दुलाल सिंह गोस्वामी और कई अन्य पर्यावरण एक्सपर्ट यह तर्क देते रहे हैं कि भारत को बाढ़ के प्रबंधन के लिए हमें एक साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालना है। इसका अर्थ होगा जल प्रबंधन, भौतिक नियोजन, भूमि उपयोग, कृषि परिवहन और शहरी विकास के साथ साथ प्रकृति संरक्षण के बारे में एक साथ सोचना। गोस्वामी हमें याद दिलाते हैं कि भारत की सीमाओं के भीतर समाधान विकसित नहीं किया जा सकता है। असम बाढ़ के लिए एक व्यापक समाधान में संपूर्ण ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र शामिल होना चाहिए, जो चीन, भूटान, बांग्लादेश और भारत को कवर करता है। हमें बेहतर जानकारी, चेतावनी और अतिरिक्त निर्वहन के प्रबंधन में मदद के लिए अपने पड़ोसियों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। हम 1954 की बाढ़ नियंत्रण नीति के दिनों से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, जिसने आधुनिकतावादी सोच को साझा किया है कि इंजीनियरिंग चमत्कार के माध्यम से प्रकृति को वश में किया जा सकता है। पिछले 2 दशकों में बाढ़ पहले के 2 दशकों की तुलना में अधिक लगातार और अधिक विनाशकारी रही है। हमें तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय राजनीतिक इच्छा शक्ति को जुटाना होगा। राष्ट्रवाद टीवी स्टूडियो के युद्ध में खेल खेलने या आंतरिक दुश्मन का आविष्कार करने के बारे में नहीं है। सच्चा राष्ट्रवाद राष्ट्रीय महत्व की वास्तविक और कठिन चुनौती को लेने के बारे में है। इसे अविभाजित ध्यान देने, एक ताजा समाधान निकालने
पर्याप्त राष्ट्रीय संसाधनों के लिए प्रतिबद्ध है और इसके माध्यम से देखते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियो लेकर के आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।